हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग 6 फरवरी 2023 सीटेट पेपर 1 को कवर करेंगे। जो उसका सीडीबी पोर्शन था उसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, वाइल एट टाइम्स डिफरेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इंटरसेक्ट इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। हमारे जो डिफरेंट डोमेन हैं वो हमारी जो डिफरेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ है उनको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। येट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली डिस्कस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है कि हमारा कौन सा डोमेन है जिसमें बात की गई है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की एंड लॉजिकल रीजनिंग की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे 4 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डोमेन। फिजिकल डोमेन में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ या हमारी जो फिजिकल मूवमेंट है, जितना भी हमारा शारीरिक पोर्शन है उसके बारे में बात की गई है। सोशल में हमारे जो समाजीकरण है, समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में बात की गई है। इमोशन में हमारे संवेग, इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात की गई है। और हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है फ्रेंड्स, कौन सा डोमेन? कॉग्निटिव डोमेन है। उसमें हमारी मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात की गई है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, बौद्धिक क्षमताएं जो हैं हमारी, उसके बारे में बात की गई है हमारे कॉग्निटिव डोमेन में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र में हमारे जो बुद्धि से जुड़ी हुई क्षमताएं हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। विकास डैश से डैश की ओर चलता है, सिर से पैर की ओर, जटिल, सरल, बाह्य, केंद्र, विशिष्ट या सामान्य। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है हमारा वो सबसे पहला वाला है। विकास जो चलता है वो हेड टू टो मीन्स सर से पैर की ओर चलता है। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं बताइए? हेड टू टो को हम जानते हैं सिफेलोकॉर्डल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सिफेलोकॉर्डल के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो छोटा बच्चा होता है उसके कंट्रोल के बारे में बात की गई है। जब बच्चा 2 महीने या 3 महीने का होता है तो सबसे पहले वो अपने सिर और चेहरे की जो मूवमेंट है उस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, जैसे कि सबसे पहले वो सिर पर करता है, चेहरे पर करता है। उसके बाद वो अपने हाथ को और अपनी बाहों को अच्छे तरीके से खुद से यूज़ करने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद वो अपने पैर की उंगलियों पर नियंत्रण कर लेता है और फिर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वो रेंगने लगता है, चलने लगता है, कूदने और चढ़ने लगता है। सभी चीज़ों में वो सक्षम हो जाता है। मीन्स जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सर से पैर की ओर होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड डैश इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड डैश इज़ द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। दोस्तों, हमें जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें बताना है कि कौन सा हमारा प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का और कौन सा हमारा सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। तो हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड वाली एज होती है वो प्रारंभ के 5 से 6 वर्षों तक की एज को हम अर्ली चाइल्डहुड में कवर करते हैं। दोस्तों, प्याजे के अनुसार आप लोग बताइए कि हमारी जो एज है उसको किस फैक्टर में बांटा गया है। अर्ली चाइल्डहुड है और दूसरे कौन कौन से हैं, सेंसरी मोटर है या और कौन सा है? आप लोग उसका बताइए कि कौन सी एज को किस में कवर किया गया है। तो इसका हमारा जो आंसर है कौन सा है बताइए? जनसंचार माध्यम या परिवार, विद्यालय परिवार, परिवार विद्यालय, मुद्रित माध्यम, संचार माध्यम। तो दोस्तों, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास या आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो शुरुआत के 5 से 6 साल होते हैं, बच्चा जो सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ों के आसपास होता है वो सबसे पहला उसका परिवार होता है। कौन सा होता है? सबसे पहला उसका परिवार होता है। तो परिवार हमारा किस किस ऑप्शन में है? परिवार हमारा पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी परिवार है, चौथे में नहीं है, तो चौथा तो हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद जनसंचार माध्यम, मास मीडिया। क्या 6 साल का बच्चा मास मीडिया से इतना इंटरेक्ट करता है?
नहीं, 6 साल का इतना इंटरेक्ट नहीं करता। दूसरा, विद्यालय, क्या विद्यालय से वो इतना ज़्यादा मूवमेंट करता है, इतना ज़्यादा वो चीज़ों के पास रहता है? हाँ, विद्यालय के पास वो रहता है, तो हमारा दूसरा विद्यालय भी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें जो पूछा गया है ये प्राइमरी हमारा क्या स्कूल है? प्राइमरी हमारा स्कूल नहीं है, क्योंकि शुरुआत के जो 2-3 साल की एज होती है वो प्राइमरी होती है। प्रारंभिक रूप से बच्चा जो रहता है वो परिवार के पास रहता है। प्रारंभिक जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक सोशलाइजेशन हमारा परिवार होता है, और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वो हमारा स्कूल होता है। सबसे पहले बच्चा परिवार के साथ इंटरेक्ट करता है, जब वो परिवार के साथ इंटरेक्ट करता है उसके बाद फिर वो स्कूल की ओर बढ़ता है। मीन्स कि हमारा जो द्वितीयक कारक सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है वो स्कूल होता है, क्योंकि स्कूल में ही बालक का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो शुरू होता है। तो हमारा जो इसका सबसे परफेक्ट आंसर है वो परिवार और विद्यालय। मीन्स प्राइमरी एजेंट हमारा परिवार है और सेकेंडरी हम एजेंट क्या है? हमारा स्कूल है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। इसमें हमसे पूछा गया है, एज पर जीन पियाजे थ्योरी, इफ अ स्कीमा डज नॉट प्रोड्यूस इट सेटिस्फाइंग रिजल्ट देन डैश टेक्स प्लेस। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम या स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है? दोस्तों, आप लोगों ने जीन पियाजे का इस सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा। जब भी हमारे स्कीमा बने हुए होते हैं उसमें जो संतुष्ट परिणाम अगर नहीं आ पाता है तो हमारी डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है। कौन सी सिचुएशन? डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन हमारी पैदा हो जाती है। मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो अगर उसे ये लगता है कि जितनी भी 4 पैरों वाली चीज़ें हैं वो सभी बिल्लियां हैं, तो अगर वो कोई किसी कुत्ते को देखेगा तो 4 पैर होने की वजह से वो उस कुत्ते को भी पहले बिल्ली कहेगा। लेकिन अगर हम उसे बताएंगे कि नहीं बेटा, ये बिल्ली नहीं है, 4 पैरों वाला कुत्ता भी होता है, तो उसके माइंड में उसके जो स्कीमा पहले से बिल्ली वाला बना हुआ है उसमें एक डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। बाद में फिर हम उस डिस्कम्फर्ट को सॉल्व करेंगे, उसे बताएंगे और उसके माइंड में एक और स्कीमा बन जाएगा कि हाँ, 4 पैरों वाले सिर्फ बिल्ली ही नहीं होती है बल्कि 4 पैरों वाले कुत्ते भी होते हैं। मीन्स कि उसके जो एक स्कीमा है उसमें डिस्कम्फर्ट पैदा हुआ, उसके बाद जब वो संतुष्ट परिणाम नहीं दिया, डिस्कम्फर्ट पैदा हुआ, तो उसके बाद एक और नया स्कीमा उसके माइंड में बन जाता है। तो क्या होता है? इसका आंसर हमारा असंतुलन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है? डिसइक्विलिब्रियम, मीन्स असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा आंसर इसका बी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस? किस एज में हमसे पूछा गया है कि बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है? इसका आंसर हमें देना है। पहला ऑप्शन हमारा सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल, ये चौथा फॉर्मर ऑपरेशन। हमारा जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये कितने से कितने साल तक होती है फ्रेंड्स? सेंसरी मोटर स्टेज हमारी होती है 0 से 2 साल तक। कितने साल तक होती है? 0 से 2 साल तक हमारी सेंसरी मोटर की एज होती है। उसके बाद जो हमारी प्री ऑपरेशनल है वो 2 से 6 या 2 से 7 साल तक होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल 6 से 12 साल तक की होती है। कितनी होती है? 6 से 12 साल तक की। और जो औपचारिक होती है ये 12 से 18 होती है। इसमें 1-2 साल ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, 12 से 18, 12 से 17 हमारी हो जाती है, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ हिसाब से बताया, लेकिन हम पियाजे के हिसाब से देखेंगे। अब हमारा इसमें क्वेश्चन क्या था? बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस की सिचुएशन कब पैदा होती है? तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि बच्चा ये समझने लगता है कि जब कोई चीज़ उसकी नज़रों के सामने नहीं है तब भी उसका परमानेंस है, तब भी वो अस्तित्व में है। शुरुआत के टाइम में जब बच्चा 2-4 महीने का, 6 महीने का होता है, जब भी हम उसके सामने से उसका खिलौना या कोई भी चीज़ हटा देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को
बिल्कुल भूल जाता है कि वो चीज़ थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती है, वो 1 साल का 1.5 साल का हो जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि अगर कोई चीज़ उसके सामने नहीं है तब भी वो स्थायित्व में है, मीन्स कि तब भी वो एग्जिस्ट करती है। तो हमारी जो इसका सही ऑप्शन होगा वो संवेदी गामक अवस्था है। कौन सी अवस्था? सेंसरी मोटर स्टेज में लास्ट में 2 साल का होते होते, 1.5 साल 2 साल का होते होते बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। क्या है इसका आंसर हमारा? सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। When Raman was presented with Hind's dilemma, he responded that Hind should not steal the money because stealing is a crime and doing so will cause disturbance in society. At which stage of moral reasoning is Raman at present? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो हिंज के एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे हमारा क्वेश्चन है। अगर आपने हिंज के एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम लोग अच्छे से हिंज के पूरे एक्सपेरिमेंट, जो इसकी दुविधाएं थी, क्या क्या डिलेमा थे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमसे कहा गया है कि रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? इसमें हमें अवस्था बतानी है कि रमन कौन सी अवस्था में है। तो दोस्तों हमारा इसका जो आंसर होगा कौन सा है? आज्ञाकारिता और दंड विन्यास, यांत्रिक उद्देश्याभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, या कानून एवं व्यवस्था विन्यास। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे बात की गई है समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन कौन सी स्टेज में है? तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में है। कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास के बारे में इसमें बात की गई है। ये कौन सी स्टेज है हमारी? ये हमारा जो अवस्था है ये चौथी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है ये सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि ये समाज, हमारी जो सोसाइटी के नियम है उसके विरुद्ध है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? डी वाला हमारा इसका सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि लेव वाइगोस्की के जो थॉट्स थे, वो जो आइडियाज़ थे उनके, उसके हिसाब से इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला हमारा, समाजीकरण पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। सोशल आइसोलेशन कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है क्योंकि वाइगोस्की सोशलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हैं, सोशल आइसोलेशन के बारे में बात नहीं करते। ये तो सोसाइटी में रहने के बारे में, उसके योगदान के बारे में बात करते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन लर्न बेस्ट विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर, ये भी गलत है क्योंकि ये तो अदर के सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद क्यूज एंड हिंट्स इम्पीड पेस ऑफ लर्निंग, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। ये भी आंसर हमारा गलत है क्योंकि संकेत और मदद, क्यूज और हिंट्स तो बच्चे को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं उसकी लर्निंग में। उसके बाद अगला है हमारा, कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस। ये बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। जो सोशलाइजेशन के हमारे टूल्स हैं वो हमारी लर्निंग में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, बच्चों को लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। तो ये सोशलाइजेशन के बारे में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? इन अकॉर्डेंस विद लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रमोट्स लर्निंग। हमें बताना है कि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन सी मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग है जो प्रमोट करती है लर्निंग को। पहला है हमारा पैसिव इमिटेशन, निष्क्रिय अनुकरण। लेव वाइगोस्की निष्क्रिय अनुकरण के बारे में बात नहीं करते हैं, तो हमारा पहला गलत होगा। उसके बाद सहभागी अधिगम, हाँ इसके बारे में ये बात करते हैं। व्याख्यात्मक शिक्षण, एक्सपोजिटरी टीचिंग, इसके बारे में ये बात नहीं करते कि बच्चे के बारे में ये बात इस टॉपिक के ऊपर इन्होंने नहीं की है। यानी कि अगला देखें हम, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, नहीं।
इसके बारे में भी बात नहीं करते हैं। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, वाइगोस्की ने कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहभागी अधिगम, छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को बांट के काम कराना, इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बच्चों को हम जोड़े में जब काम कराते हैं, समूह में उन्हें बांट देते हैं, तो इनकी जो अवधारणाएं हैं ये आपस में चर्चा करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को हासिल कर पाते हैं, यानी कि समस्या का जो समाधान है वो खोज लेते हैं। इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले बारे में देखते हैं हम, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रमोट्स फॉर मानकीकृत पाठ्यक्रम? नहीं। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, इसके बारे में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बात हम नहीं करते। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना? नहीं, इसके बारे में भी हम बात नहीं करते चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, बल्कि हम व्यक्तिगत भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान देखते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। तो हमारा सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? इसके बारे में हमें आंसर देना है। तो दोस्तों हमारा इसका जो पहला ऑप्शन है क्या है? लेवल्स आर सेम अमॉन्ग ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों में एक समान स्तर होता है। दूसरा, एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या डी, कई प्रकार की होती है, बुद्धि जो होती है वो कई प्रकार की होती है और व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि हमारी कई प्रकार की होती है। इन्होंने मेनली 9 प्रकार के जो बुद्धि है उसका वर्णन किया है। कौन कौन सी? उसमें से कुछ तार्किक है, भाषाई बुद्धि, स्थानिक, शारीरिक, सांगीतिक या फिर अंतर्वैयक्तिक। इन्होंने टोटल मिलाकर 9 प्रकार की जो बुद्धि है उसके बारे में बात की है। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा? सोशलाइजेशन के बारे में है ये भी हमारा। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेज ऑन क्रिएटिंग प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन द क्लास टू फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस। जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग है वो बढ़ावा मिलता है उनको किससे? प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से। बिल्कुल सही है। स्कूल क्लाइमेट डज नॉट प्ले एनी रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इंटायरली डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल मैचुरेशन। ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्कूल क्लाइमेट है वो बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं अदा करता है। तो ये हमारा गलत है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन की बात की गई है, जबकि हमारा जो स्कूल क्लाइमेट है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है और बच्चे के जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है? नहीं, ये हमारा गलत है आंसर। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। ए इज़ ट्रू बट आर ई फॉल्स। ए जो है हमारा ट्रू है और आर क्या है हमारा? फॉल्स है। यही आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देते हैं? जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण या जेंडर रूढ़िवादिता। तो दोस्तों लड़के बहुत शक्तिशाली और लड़कियां जो हैं वो नरम होती हैं, इस टाइप की जो सोच होती है वो जेंडर स्टीरियोटाइप वाली सोच होती है। हमारी जो पुरानी रूढ़िवादिताएं हैं उसमें हम बात करते हैं इन चीज़ों की। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि लड़के बहुत शक्तिशाली कठोर होते हैं, लड़कों को जो है वो बाहर के काम करने चाहिए, लड़कियों को किचन के काम करने चाहिए, लड़कियां जो है बहुत नाजुक होती हैं। जबकि फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की सोसाइटी की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने प्रूव करा है कि लड़कियां लड़कों की तरह ही शक्तिशाली, कठोर, मीन्स के उनके बराबर होती हैं
हम किसी भी हिसाब से उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत सी एथलीट्स हैं, तो बहुत से ऐसे काम वो करती हैं जो पुरुष भी नहीं कर पाते हैं। कई फिजिकल एक्टिविटीज़ करती हैं, वो कुश्ती में भाग लेती हैं, रेसलिंग करती हैं और दूसरी और भी बहुत सी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो हम महिला और पुरुष को कठोर नरम इस हिसाब से नहीं बांट सकते। जब भी हम महिलाओं को और पुरुषों को अपनी सोच, पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसके हिसाब से बांटने का काम करते हैं, तो दोस्तों इसे जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है। इसका हमारा सही आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रदान करके, उन्हें बहुविध तरीक़ों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीके के कामों में शामिल होने के अवसर देकर, या फिर उनका बहुविध तरीक़ों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके। तो दोस्तों हम कभी भी ये ध्यान रखिए, बच्चों को नामीकरण यानी कि लेबल नहीं करेंगे, उन्हें सेपरेट नहीं करेंगे। कभी भी हम बच्चों के बारे में बात करेंगे, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लेबलिंग या फिर पृथक्करण, सेग्रीगेटिंग जैसी टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम मल्टीपल वेज का इस्तेमाल करेंगे। इन्फॉर्मेशन को उनके बढ़ाएंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, इंगेज करेंगे उन्हें वर्क को लेके। तो हमारा जो सही आंसर है वो डी वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? हम जो बच्चों का असेसमेंट करते हैं, उनके एग्ज़ाम्स लेते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। क्या हम एग्ज़ाम को लेके बच्चों में भय पैदा करना चाहते हैं? नहीं फ्रेंड, इसका ये आंसर नहीं होगा। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचान करना। अधिगम को अनुकूल बनाने के लिए क्या हम विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचान करवाते हैं? बताइए, क्या ये आंसर है इसका, या फिर दूसरा? तीसरा देखते हैं। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोकना। क्या हम इसलिए उनका असेसमेंट करते हैं ताकि हम उन्हें आगे की कक्षाओं में प्रमोट कर सकें या फिर आगे जाने से रोक सकें? नहीं फ्रेंड्स, हम इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। चौथा, विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। हम इसलिए भी बच्चों का असेसमेंट नहीं करते हैं, हम बच्चों का असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें उनकी स्ट्रेंथ को, और साथ में चैलेंजेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, उनकी खूबियों को और चुनौतियों को पहचान कर सकें, ताकि हम उनमें और ज़्यादा स्किल्स को डेवलप कर सकें। कभी भी हम जो असेसमेंट करते हैं वो उन्हें अगली क्लास में भेजने के लिए या पीछे वाली क्लास में रोकने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा देने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 14 का बी। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, कौन सा चिंतन? क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप किन कौशलों का विकास करेंगे? जब भी हम बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहेंगे, तो उसके लिए हम बच्चों के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देंगे। रूट मेमोराइजेशन हम बच्चों में बिल्कुल नहीं कराएंगे। पैसिव इमिटेशन, निष्क्रिय अनुकरण भी नहीं करेंगे, या अभिसारी चिंतन भी नहीं करेंगे। दोस्तों हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को तो बढ़ावा देंगे, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से चीज़ों के बारे में सोचना, एक ही एग्ज़ाम्पल से नहीं सोचना, बल्कि वेरियस एग्ज़ाम्पल से किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। तो जब भी हम बच्चों में सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देंगे, तो बच्चे की जो मेंटल लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सजग हो जाएगा, उसके जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ जाएगी, मौलिक चिंतन का विकास होगा उसके अंदर। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्यार्थियों को सुविधावंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस और संकेत करता है? इसमें हमसे कहा गया है कि
कुछ जो सुविधा वंचित बच्चे हैं, जो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं, डिसएडवांस्ड बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं, उनकी लो परफॉर्मेंस स्कूल के अंदर क्या दर्शाती है। सबसे पहला है हमारा, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देता। नहीं फ्रेंड, इसका ये आंसर नहीं होगा। अगर विद्यालय सभी बच्चाओं की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता तो ये चीज़ सामने नहीं आती। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, ये भी बिल्कुल गलत है। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाता। हाँ, ये आंसर हमें कुछ ठीक लग रहा है कि विद्यालय बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को सही से संबोधित नहीं कर पा रहा, इसीलिए लो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। सामाजिक परिवेश इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि जो हमारा स्कूल है वही इसके लिए उत्तरदायी है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंत्यक्रिया है, अंत्यक्रिया का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। तो दोस्तों, जो हमारे विकलांगता का सोशल यानी कि सामाजिक प्रतिमान होता है उसमें इसके बारे में बात की गई है। दोस्तों, जो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें हमने देखा है कि व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोका गया है। मीन्स कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उन्हें हम पूरी तरीके से नहीं अपना पाते हैं, या समाज का एक बहुत बड़ा तबका उन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर व्यक्तिगत भिन्नताओं में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वो पूरी तरीके से अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें सोसाइटी के हिसाब से एडजस्ट कराने के लिए ही छोटे बच्चों के लिए विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की हम लोग व्यवस्था करते हैं। साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाता है दोस्तों, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें डिसेबिलिटी के प्रति, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी सोशल भागीदारी को बढ़ावा दे सकें। तो हमारा इसका सही आंसर होगा सी वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्या विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसमें श्रवण बाधित बच्चे के बारे में बातचीत चल रही है, यानी कि वो बच्चा जिसे सुनने में कठिनाई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर का यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, उसे दिक्कतें होंगी। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करेंगे। बताइए, क्या दूसरा वाला हो सकता है इसका आंसर, या फिर कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध कर देंगे। अगर हम कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध कर देंगे तो भी उसे समझ में नहीं आएगा। चौथा, ये सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरा हो, यानी कि जो हमारा मौखिक संप्रेषण है, जो हम वर्बली बोल रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ हो। सिर्फ हम मौखिक रूप से ओरल टेस्ट देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों को सुनने में दिक्कत है। हम बोलने के साथ साथ अगर डिज़ाइन बना देंगे या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख देंगे, तो उससे बच्चों को आसानी से समझ में आएगा और इससे हम उसके सफल समायोजन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। उसके बाद अगला है, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावनाएं होती हैं। तो दोस्तों, जो गिफ्टेडनेस स्टूडेंट होते हैं उसके बारे में हमें पूछा है। पहला है, इनमें मूल बातों को सहज समझ का भाव होता है। ऐसा नहीं होता है, वो अच्छे से बातों को समझ लेते हैं। सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं बल्कि तेज़ गति से प्रतिक्रिया देते हैं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, नहीं, ये भी गलत है।
शो ईगरनेस टू फाइंड सॉल्यूशन। ये बिल्कुल सही आंसर है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। Which of the following provision will cause challenges to a student having attention deficit hyperactive disorder? जो हमारा ADHD वाला बच्चा है उसके बारे में पूछा है कि कौन सी एक चीज़ उनके लिए चुनौती पेश करेगी। तो पहला, लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच, एक्सेस टू एक्सेसिव टेक्नोलॉजी फॉर रिटन असेसमेंट, ये चुनौती पेश नहीं करेगी, ये तो उनके लिए बेनिफिशियल है। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन करना, स्टिमुलेट करेंगे, रेंजेस ऑफ सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी इनके लिए बेनिफिशियल है। प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उन्हें स्मॉल चंक्स में बांट देना, मैनेजेबल कर देना, तो ये भी उनके लिए सही है। उसके बाद बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान देना, ये हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। ये उनके लिए किसके लिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो जब हम उन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन के लेक्चर्स देंगे तो उन्हें दिक्कतें आएंगी। तो इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब हम बच्चों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो उनमें कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी थिंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा। उसके साथ साथ अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, ये भी सही है। अधिगम हमारी एक सोशल एक्टिविटी है और विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से एक साथ मिलकर ज्ञान का सृजन करना चाहिए। तो हमारे बोथ एंड ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल हमारा पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। इसमें पूछा है कि कौन सी विधि महत्व नहीं देती, व्यवहार अनुकूलन, सहभागिता, अन्वेषण या पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों हमारी जो पहला वाला है इसका आंसर बिहेवियरल कंडीशनिंग, ये विधि विज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका, कौन सी भूमिका, जो एक्टिव रोल है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चों का, उसमें ये सक्रिय रूप से भूमिका नहीं निभाती है। तो हमारा जो पहला वाला है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों विधियां हैं उसमें बच्चे जो रचनात्मकता को विकसित करके तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि कर पाते हैं, मीन्स के बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा हम दे पाते हैं और साथ में लॉजिकल वो दृष्टिकोण अपना पाते हैं। किस किस में, पेयर कोलैबोरेशन, डिस्कवर लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग। लेकिन पहला वाला हमारा बच्चों को सक्रिय रूप से एक्टिव करने में ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो हमारा जो पहला वाला है इसका बिहेवियरल कंडीशनिंग, यही इसका आंसर है। अगला देखते हैं, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा नहीं, निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा ये इतने अच्छे तरीके नहीं सीख पाएंगे। पुरस्कार और दंड के ज़रिए भी नहीं। जिज्ञासा और अन्वेषण के ज़रिए हम कह सकते हैं। रूट मेमोराइजेशन के ज़रिए भी बच्चे बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हम बच्चों के अंदर जिज्ञासा और डिस्कवरी की भावना को अगर पैदा कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो हमारा सी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। हमें बताना है कि कौन सा डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमॉन्ग स्टूडेंट। पहला अनुरूपक चिंतन, दूसरा प्रक्रियात्मक स्थिरता, तीसरा बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण या प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना।
तो दोस्तों हमारा जो फंक्शनल फिक्स्डनेस होता है ये किसी भी समस्या समाधान के कौशल को सीखने में, उसके विकास में हमारे लिए बाधा पैदा करता है। फंक्शन फिक्स्डनेस, हम जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो ये उसे सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, हमारी क्षमताओं को ये नहीं बढ़ने देता है, ये हमें एक तरीके से फिक्स कर देता है। फंक्शनल फिक्स्डनेस हो जाती है मीन्स हम कोई भी नई चीज़ सीखने में दुविधा का अनुभव करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है या कुछ भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें पहले फंक्शनल फिक्स्डनेस को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो हमारा जो आंसर है इसका कौन है बाधक? फंक्शनल फिक्स्डनेस, दूसरा वाला इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? इन व्हाट वेज शुड अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स कैरीड बाय स्टूडेंट बी एड्रेस बाय द टीचर? वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखा करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। बच्चों की जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने के बारे में प्रमोट करना चाहिए। उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे तभी वो कुछ सीख पाएंगे। तीसरा, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम जितना ज़्यादा बच्चों को अपने विचार साझा करने के लिए बढ़ावा देंगे उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे। अगला है हमारा, स्टूडेंट शुड बी पनिश फॉर कैरिंग अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। ये भी बिल्कुल गलत है, हम अगर उन्हें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस को कैरीड करने पर पनिश करेंगे तो इससे बच्चों के अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखने में प्रॉब्लम्स फेस आएंगी। तो हमारा जो सी वाला है इसका वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? दोस्तों हमारे मोटिवेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब भी हमारे अंदर कोई जिज्ञासा या खुद से ही किसी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा होती है बहुत ज़्यादा, हम खुद से ही किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, किसी स्किल्स में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। लेकिन किसी बाहरी चीज़ की वजह से हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं, जैसे किसी इनाम की वजह से या किसी और एक्सट्रिंसिक वजह से किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो हमारा वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा हमारा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पहला क्या है इसमें, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। तो दोस्तों तो जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जो अधिगम होता है वो हमारा इंट्रिंसिक होता है, तो ये तो नहीं है। समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, ये भी हमारा इंट्रिंसिक होता है। तीसरा, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, हाँ ये हमारा एक्सट्रिंसिक होता है। चौथा, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम, ये भी हमारा इंट्रिंसिक होता है। तो हमारा जो तीसरा वाला है वही बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला देखते हैं दोस्तों, साइमा एट्रीब्यूट्स हर फेलियर टू लैक ऑफ एबिलिटी एंड कंसिडर्ड एबिलिटी एज फिक्स्ड। एक्सपीरियंसिंग रिपीटेड फेलियर विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डैश इन हर। साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? दोस्तों साइमा कई बार असफल हो चुकी है और वो अपनी असफलताओं के लिए योग्यता यानी कि वो खुद की योग्यता में कमी को ही उत्तरदायी ठहरा रही है। तो उसके अंदर एक असहायता का सीखा हुआ भाव पैदा हो गया है, लर्न हेल्पलेसनेस पैदा हो गई है। उसे लगता है बार बार असफल होने की वजह से कि वो किसी भी काम को करने में असमर्थ है। वो सोचती है और महसूस करती है कि वो किसी भी समस्या
यह कठिन परिस्थिति से उभरने में बिल्कुल भी नाकाम हो चुकी है। और ये जब भी ऐसा हमें फेस करने को मिलता है तो हम इसे क्या कहते हैं, लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं। बार बार असफलताएं जब हमारी लाइफ में आती हैं, ये साइमा के साथ नहीं, किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है, हम अपने बारे में ही बात करते हैं, कई बार हम जब नाकामयाबियों को फेस करते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या हो गया है कि हम उस चीज़ को कर ही नहीं पाते हैं। हम जब दोबारा से शुरुआत करते हैं तो शुरू में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अंदर से ही हम टूट जाते हैं। लेकिन एक बार जब हम इस चीज़ को हटा लेते हैं तो हमारे अंदर फिर से एक नई एनर्जी पैदा होती है, हम दोबारा से चीज़ों को सीख पाते हैं, अच्छे तरीके से उन्हें हल कर पाते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर है वो बी वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारियां याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? जब भी हमें बच्चों को कुछ याद कराना है तो क्या है ऐसी युक्ति जिससे हम बचेंगे? आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, हाँ इस चीज़ से हम बचना चाहेंगे। उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे, ये चीज़ हम करेंगे। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, ये भी हम करेंगे, ताकि बच्चा अच्छे से और चीज़ों को समझ पाए जब हम उसकी रियल लाइफ से चीज़ों को ढाल देंगे। उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये भी काम करेंगे, लेकिन हम उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराव के लिए नहीं करेंगे। तो हमारा जो इसका आंसर है वो ए वाला है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? दोस्तों, जो व्यक्तिगत कारक होता है हमारा, वो आनुवांशिकता होती है। बाकी जो दूसरे कारक होते हैं, ये स्कूली माहौल, सांस्कृतिक संदर्भ और अध्यापिका का शिक्षण, ये व्यक्तिगत कारक नहीं होते। लेकिन हमारा जो आनुवांशिकता होती है, ये हमारा व्यक्तिगत कारक होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, स्कैफोल्डिंग के जरिए? नहीं, इसके ज़रिए तो पॉजिटिवली प्रभावित होगा। निराशा की भावना, हाँ इसके ज़रिए नेगेटिवली प्रभावित होता है। पेरेंट रिच इन्वायरमेंट स्कूल, इसके ज़रिए पॉजिटिवली हमारे जो इन्फ्लुएंस होगी लर्निंग। उसके बाद विद्यार्थियों की ज़रूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन, यानी कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस एज बाय स्टूडेंट नीड, नहीं ये भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे बच्चों को। लेकिन फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस के ज़रिए बच्चे के अंदर निराशा की भावना जागृत होगी और ये अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे CDP 6 फरवरी 2023 का जो पेपर था सीटेट का, उसके सभी क्वेश्चंस। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग जो दूसरे पेपर्स हुए थे 4 फरवरी 3 फरवरी 2023 में, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, हमारा जो पेपर्स हुए थे 2023 में वो ऑनलाइन पेपर थे, आप सभी लोग जानते हैं। अब जो हमारा सीटेट का पेपर होगा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए हमें ये ऑनलाइन क्वेश्चंस देखना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1-2 साल के अंदर अंदर सीटेट के जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिली है। इन्होंने जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से हमें समझना है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो हम उसे अच्छे से टैकल कर पाएँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।